हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस एपिसोड में टेक टॉक विद शांतनु सेन। तो चलिए शुरुआत करते हैं बीते हफ्ता की बातों से, जो 27 फरवरी से 3 मार्च तक का था, जिसमें एफआईआईज ने 9,500 करोड़ की सेलिंग की है। मार्केट ने 9 ट्रेडिंग सेशन लाल में बंद होने के बाद फिर से हरे निशान में बंद होने का सिलसिले की शुरुआत की है। जैसे हमने बताया था कि ये जनरली अबनॉर्मल कंडीशंस में होता है कि मार्केट 7 दिन या उससे ज़्यादा एक साथ में लाल में बंद होते हैं। अब हिंडनबर्ग मामले में सेबी ने कहा है कि उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है अडानी समूह के खिलाफ कि उससे ये दर्शाए कि उन्होंने कोई गड़बड़ी की है। उसी के सामने सेबी ने बॉलीवुड के एक जाने माने अभिनेता अरशद वारसी और उनकी पत्नी मरिया गोरेटी को पंप एंड डंप मामले में 1 साल के लिए शेयर बाजार से निलंबित कर दिया है। यूएसए के मार्केट्स में ने एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग की रैली देखने में मिली है, जब अटलांटा के गवर्नर ने कहा कि वो 0.25% इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की वकालत करेंगे, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट्स में भी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने में मिली। दिवगी टॉक ट्रांसफर सिस्टम्स का आईपीओ 5.43 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होने के बाद बंद हुआ है। एक रिपोर्ट थी कि अडानी ग्रुप को $3 बिलियन की क्रेडिट लाइन एक मल्टीनेशनल बैंक द्वारा पास हो गई है। बाद में कंपनी ने इस खबर का खंडन किया है। उन्होंने कहा यह सिर्फ एक रूमर है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी के मामले में नामों का खुलासा किया है, जिसमें बहुत बड़े बड़े भारी भरकम नाम सामने आए हैं। इस जांच कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मिस्टर सप्रे का नाम आया है। इन्होंने अयोध्या मामले में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था। दूसरे नाम है जस्टिस जेपी दत्त, जिन्होंने पुणे बेकरी कांड की सुनवाई की थी। फिर नाम है केवी कामत, जिन्होंने अंबानी भाइयों के बीच का विवाद सुलझाया था और कई वर्षों तक आईसीआईसीआई बैंक के मुखिया भी रहे थे। फिर नाम है नंदन नीलेंकेनी का, जिन्होंने इन्फोसिस के मुखिया के बतौर काम करने के बाद गवर्नमेंट के आधार कार्ड के डिपार्टमेंट की भी अध्यक्षता की थी। सोमशेखर सुंदरेसन का नाम भी है, और ओपी भट्ट, जो कि एसबीआई के मुखिया के रूप में लीमैन ब्रदर्स के कोलैप्स के समय एसबीआई को बड़े संकट से बाहर निकालकर ले आए थे। इन सभी मेंबर्स को सोल्यूशन फाइंडर के रूप में जाना जाता है। इस कमेटी को 2 महीने का समय दिया गया है अपनी रिपोर्ट पेश करने के हेतु। वहीं सेबी को भी 2 महीने में अपनी रिपोर्ट अडानी के मामले में देने के लिए कहा गया है। सभी सरकारी डिपार्टमेंट्स को इन कमिटीज को सपोर्ट करने का आदेश है। अडानी शेयर्स में एक ब्लॉक डील 15,466 करोड़ की यानी कि $1.87 बिलियन की हुई। बायर्स एक 6 साल पुरानी अमेरिकन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इक्विटी बुटीक फर्म जीक्यूजी पार्टनर्स, जिन्होंने अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी एंटरप्राइज के शेयर्स सेकेंडरी मार्केट से परचेज किए हैं। इस कंपनी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं राजीव जैन। अब सवाल यह है कि इस कंपनी के कौन से इन्वेस्टर ने इतनी बड़ी रकम अडानी शेयर्स में लगाई है। लेकिन ये अडानी समूह और पूरे मार्केट के लिए एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। अडानी ग्रुप, जो कि लिक्विडिटी क्राइसिस से गुजर रहा था और उनको उनका 20,000 करोड़ का एफपीओ भी वापस लेना पड़ा था, अब लग रहा है कि अडानी को उनके पास उनके जो एसेट्स हैं उसको शायद बेचने की इतनी घाई नहीं रहेगी और उन्हें समय मिलेगा अपनी अगली रणनीति बनाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का गठन और ये ब्लॉक डील दोनों ही बड़े ट्रिगर्स हो सकते हैं शॉर्ट टर्म में अडानी और पूरे मार्केट के लिए। अब निफ्टी 17,594 पर बंद हुआ है 128 पॉइंट की बढ़त के साथ। बैंक निफ्टी 41,251 पर 1,341 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है और सेंसेक्स 59,808 यानी कि 345 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है। अब बढ़ने वाले इंडेक्स में है, सबसे पहला नाम है निफ्टी पीएसयू बैंकिंग, जो कि 5.4% बढ़ा है।
बैंक निफ्टी 2.13% और निफ्टी 1.57% की का इजाफा हुआ है। सारे ही इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए हैं। बढ़ने वाले शेयरों में मैक्रोटेक डेवलपर्स और अडानी एंटरप्राइज 42% इस हफ्ते बढ़े हैं। दूसरे बढ़ने वाले शहरों में है अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन, अडानी विल्मर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, बैंक ऑफ इंडिया। ये सब करीब करीब 14 से 22% तक बढ़े हैं। घटने वाले शहरों में है बीईएमएल, राजेश एक्सपोर्ट, सिप्ला, यूफ्लेक्स, रोजरी बायोटेक, जेंसार टेक्नोलॉजी। ये करीब करीब 8 से 10% तक घटे हैं। अब अगले हफ्ते की बात करें जो कि 6 से 10 मार्च तक का है, ट्रंकेटेड वीक है। आप सभी इन्वेस्टरों से रिक्वेस्ट है कि आप एक पूरा लिस्ट बना लें अगले हफ्ते के सब कार्यक्रम का। अब सबसे पहले है 6 मार्च सोमवार को, जो कि चाइना के एक्सपोर्ट्स के आंकड़े रिलीज होंगे जिन पर ट्रेडर्स की निगाह रहने वाली है। 7 मार्च मंगलवार को यूएस फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल की स्पीच सभी देखेंगे। 7 मार्च मंगलवार को ही इंडियन मार्केट्स होली के अवसर पर बंद रहेंगे। 8 मार्च बुधवार को यूरोजोन के Q4 जीडीपी फिगर्स रिलीज होंगे। 8 मार्च को ही जापान के भी Q4 जीडीपी फिगर्स रिलीज होंगे। 9 मार्च गुरुवार को बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आएगी जिसमें इंटरेस्ट रेट्स पर डिसीजन लिया जाएगा। 10 मार्च को ब्रिटेन के भी जीडीपी फिगर्स रिलीज होंगे और 10 मार्च को ही भारत के भी आईआईपी जनवरी के आईआईपी फिगर्स भी रिलीज होंगे। अब मार्केट ने 17,460 का जो एक अहम रेजिस्टेंस लेवल था उसको तोड़कर ऊपर बंद दिया है। अब मार्केट का बेस बन गया है मे बी 17,450 से 17,500 का। जब तक मार्केट इसके ऊपर है बुल्स हावी रहेंगे। मार्केट को अब रेजिस्टेंस मिलेगा 17,770 से 17,800 के बीच। लेकिन एक बार के लिए अब लग रहा है कि एक ये जो शॉर्ट कवरिंग रैली जो शुरू हुई है, हो सकता है कि अगले हफ्ते भी इसका आगे और देखने को मिलेगा। अब दादा ये तो हमारी तरफ से एक फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताएं आपको टेक्निकल एंगल पे क्या लग रहा है। दादा ओवर टू यू, थैंक यू। फरवरी महीना खत्म हो चुका है, मार्च का पहला वीक खत्म हो चुका है। तो पहले मंथली क्लोजिंग हो गया है, इसलिए निफ्टी का हिसाब से देखा जाए बाजार का हाल हकीकत क्या है, क्या टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस दिख रहा है सामने में, ये चीज को देखते हुए एक बार नजर करेंगे कि मंथली के हिसाब से निफ्टी क्या स्थिति पे है। यहां पर देखिए, पहला जो बाई तरफ मेरा चार्ट है उसको ही लेके मैंने आया हूं। अभी जो कुछ ब्लू राउंड गोल मार्क करके रखा हूं, ये पिक्चर में ये दिख रहा है कि निफ्टी जब जब तीनों ब्लैक कैंडल में बंद रहता है लगातार 3 महीना, उसके बाद एक पुल बैक सा रैली हर महीना नेक्स्ट महीना में हो सकता है। ये वेट ऑफ एविडेंस पहले भी हो चुका है। नाउ यहां पर अगर देखें तो दिस इज द लास्ट सिनेरियो और करंट मंथ का हिसाब से देखा गया। तो दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, मार्च महीना ऑनवर्ड ऑनगोइंग है। इसी हिसाब से देखा जाए कि कैंडल का अभी का कोई अहमियत है नहीं, बट ये तीनों ब्लैक कैंडल, यहां पर देखिए ये तीनों ब्लैक कैंडल, उसके बाद एक अच्छा रिकवरी, ऐसे करके अगर आप बैक टेस्ट करेंगे तो पीछे जितना भी ये तीनों लगातार ब्लैक कैंडल होता रहता है, उसके बाद एक हल्का सा रिकवरी, या कभी कभी रिकवरी अच्छा भी होता है। तो ये वेट ऑफ एविडेंस आप अगर चार्ट्स में देखेंगे तो दिख सकता है। कभी कभी दो एक सिनेरियो में कुछ चेंजेस हुआ है, लगातार 4 महीना भी हुआ है, लेकिन उसके बाद एक अच्छा रिकवरी भी आता है बाजार के अंदर। यहाँ पर भी कंसीडर किया जाए तो ये डोजी को अगर कंसीडर किया जाए तो लगातार 3 महीने के बाद ये एक रैली के रूप में ऊपर की तरफ गया था। तो यहाँ पर भी वही सिनेरियो है। ये साल है 2013। मैंने देखा हूं कि 2008 तक ऐसा सिनेरियो जब जब क्रिएट हुआ है, उसके बाद एक रिकवरी सा जगह बनता है। लेकिन दो चीज इसमें और ऐड कीजिए। एक तो है, मैंने जो यहां पर ब्लू लाइन ड्रॉ किया, सिंपल 13 मंथ का मूविंग एवरेज, सिंपल 13 मंथ मूविंग एवरेज। जब जब इसके नीचे क्लोजिंग होता है निफ्टी और अगर लो तोड़ता है, दैट मीन्स जो कैंडल
ये 13 ईएमए को नीचे तोड़ के बंद किया है। उसी महीना का जो लो बनता है वो लो तोड़ के अगर बाजार ट्रेड होता है तो बाजार के अंदर एक फ्रेश बिकवाली या सप्लाई जोन क्रिएट होता है। यहां पर जो सिनेरियो क्लस्टर हो गया वो है 13 मंथ का, तो मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ, एंड जो लोएस्ट पॉइंट है वो 17,255। दैट मीन्स जो लो फरवरी महीना में बना है, अगर कहीं वो लो बाजार किसी टाइम तोड़ता है तो बाजार के लिए वो संकेत अच्छा नहीं होगा, और उसके अंदर ये बोल सकते हैं कि उसके अंदर एक फ्रेश सेलिंग आ सकता है। तो दैट्स वाई आप लोग घर पे ये चार्ट को, निफ्टी स्पॉट चार्ट को गौर से देखिए, मंथली चार्ट, उसके बाद उसके अंदर एक मूविंग एवरेज डालिए और गौर करके देखिए कि जब जब 13 मंथ का मूविंग एवरेज का नीचे क्लोजिंग होता है और उसका लो तोड़ता है, तब बाजार का हालत क्या होता है। दैट्स वाई मैंने आज मंथली स्पॉट निफ्टी के ऊपर ये कोशिश किया हूं। अगर आप लोग ये देख के या आप लोग को ये पसंद आए तो मेरे लिए ये जो पिक्चर मैंने बनाया हूँ या जो खटनी खटा हूँ यहाँ पर, वो स्वार्थ मैंने आपको मेरे हिसाब से सार्थक होगा। आप देखा जाए डेली चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो डेली चार्ट के अंदर निफ्टी का जो एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हूँ, वो ट्रेंड लाइन के ऊपर हालांकि क्लोजिंग आया और 13 मूविंग एवरेज सिंपल इसके जस्ट अपर जो हाई है ये कैंडल का, उसको टच करके नीचे थोड़ा नीचे बंद हुआ। हाँ, रिकवरी तो हुआ है। लास्ट टाइम भी हम लोग ये ऐसे ही बात किए थे कि सिंपल ये जो डॉटेड है लाइन है ये सिंपल 200 डी में, मैं हमेशा सिंपल 200 डी में लॉन्ग टर्म चार्ट्स में फॉलो करता हूँ। ये भी मैंने कोशिश किया था बोलने का कि जब जब ये पेनिट्रेशन होता है उसके बाद एक पुल बैक सा भी रैली बनता है। नाउ जो चार्ट उभर के आया है ये तो एक रिकवरी का जोन और रिकवरी पाथ में आया है, क्या ये कंटिन्यू होगा यही देखना पड़ेगा। अब सामने में दो तीन चीज आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तो है ये ब्लू लाइन जो कि 17,700 है, और ये जो गैप छोड़ के आया है, जो गैप का निचला हिस्सा है वह है 17,800, द राउंड नंबर। दैट मीन्स ये दो जोन जो है, ये दो जोन काफी काफी अहमियत रखता है। अगर बाजार को ऊपर की तरफ जाना होगा तो ये जोन को कवर करके क्लोजिंग देना पड़ेगा, जो कि 17,800 है, क्योंकि यहां पर गैप भी है और सप्लाई रेडी है। यहां पर काफी सारा सप्लाई यहां पर आ सकता है। दैट्स वाई जो डेली चार्ट है ऊपर की तरफ 17,700 और 17,800, नीचे की तरफ जब तक 17,255 विथ फिल्टर 20 पॉइंट पकड़ लीजिए 17,225, जब तक नहीं तोड़ता है ये जोन को बहुत अच्छे से गौर करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। क्या निफ्टी 17,225 तोड़ के ट्रेड हो रहा है? दैट मीन्स अ फ्रेश लेग ऑफ सेलिंग या फ्रेश लेग ऑफ सप्लाई आ सकता है। जब तक नहीं होता है तब तक के लिए हम लोग सेफ है, और जो रिकवरी हो रहा है वो रिकवरी कहां तक पहुंचता है वो बाजार को देखना चाहिए और ये चार्ट्स को उसी हिसाब से ऑब्जर्व करना चाहिए। तो आज निफ्टी का ये दो चार्ट मैंने दिखा के अभी सीधा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से हम लोग बात करते हैं उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीक टू वीक, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है वो 6/3 से लेके 10/3 तक है। हालांकि 7 तारीख को 7 मार्च ड्यू टू होली, अभी तक कैलेंडर में जो होली का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो हॉलीडे है उसके हिसाब से हॉलीडे है, दैट्स वाई एक दिन तो कम है रहेगा। अगर कोई नया ये आ जाएगा होली 7 को है कि 8 को है, मतलब एक दिन कम रहेगा इस वीक में, ये बोल सकते हैं। उसके हिसाब से देखा जाए कि निफ्टी का क्लोजिंग आया है 17,594, जो रेजिस्टेंस उभर के आ रहा है टेक्निकली 17,657 फर्स्ट रेजिस्टेंस, 17,696, 17,773 एंड फाइनल एंड फोर्थ रेजिस्टेंस 17,817। जो सपोर्ट उभर के आ रहा है 17,535, 17,474, 17,427 एंड 17,336। बैंक निफ्टी क्लोजिंग हुआ है 41,251 स्पॉट में। उसके हिसाब से देखा जाए तो रेजिस्टेंस जो है 41,472, 41,522, 41,798, 41,896। जो सपोर्ट उभर के आ रहा है 41,137, 40,919,
40774 एंड 40443। फाइनेंशियल निफ्टी फिन निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 18,264। तीनों जो रेजिस्टेंस है 18462, 18660, 18998। जो सपोर्ट उभर के आ रहा है फिन निफ्टी के अंदर 17,926, 17,589 एंड 17,391। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। दादा थैंक यू। आपने जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो विश्लेषण किया है वो हमेशा से हमारे इन्वेस्टर्स को काफ़ी पसंद आता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। वो इसी को बेस बनाकर अपनी आगे की रिसर्च करते हैं। दादा अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहाँ पे आप अपने जो तीनों स्टॉक्स के बारे में जो बताते हैं प्लीज़ बताएं। थैंक यू। आज हम लोग तीनों जो टेक्निकल्स चर्चा करेंगे तीनों स्टॉक के ऊपर, वो तीनों स्टॉक है एबी कैपिटल, इंडियन बैंक एंड जिंदल स्टील। मैं फिर से दोबारा ये बोलना चाहता हूं कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक टेक्निकल सुझाव है, क्योंकि ये एडुकेटिव चैनल है और एडुकेशन को मद्देनजर ये स्टॉक मैंने डिस्कस कर रहा हूं। क्या क्या वेट ऑफ एविडेंस मैं देख रहा हूं या आप लोग इसको देख सकते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ये चार्ट आप अपना जो लिस्ट होता है स्टॉक टू वॉच लिस्ट उसमें डाल के इसको वॉच कर सकते हैं। देखिए पहला स्टॉक है एबी कैपिटल। इसको अगर वीकली चार्ट देखा जाए, इसका जो चार्ट प्रोग्रेस हो रहा है आफ्टर 1326 क्रॉसओवर देन रिट्रेसमेंट, जो वैल्यू जोन है वो वैल्यू जोन को वो यहाँ पर टेस्ट किया है और उसके बाद एक पुल बैक सा है। मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूं जो कि एक चैनल की तरफ हो गया है। अगर इसको काफी इंटरेस्टिंग है, इसको अगर डेली चार्ट में देखा जाए तो डेली चार्ट ऐसा दिखता है। तो डेली चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो इस चार्ट के अंदर डेली जो चैनल है उसका ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद थोड़ा प्रोग्रेस तो हो रहा है। ना पॉइंट इज वीकली चार्ट के अंदर जिस हिसाब से ये प्राइस एक्शन हुआ है और हालांकि वीकली चार्ट है तो इसका जो मोमेंटम बाकी इंडिकेटर्स को जो हालत है खास करके एमएसीडी का जो स्लोप है आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम ये स्लोप अपवर्ड मोमेंटम में बदल चुका है, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम। तो दैट्स वाई अनदर वीकली चेंजेस ये स्टॉक के ऊपर और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि देखिए ये स्टॉक जिस हिसाब से बंद हुआ है और जिस हिसाब से चार्ट फॉर्मेशन हो रहा है, नीचे से धीरे धीरे ग्रेजुअली में इसका प्राइस एक्शन का मोमेंटम हो रहा है, तो इस स्टॉक के ऊपर आप लोग ध्यान दे सकते हैं। बट टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल स्टडीज और साथ में फंडामेंटल स्टडीज करना भी जरूरी है, क्योंकि ये कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। सेकंड जो स्टॉक है इंडियन बैंक, काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है ये प्राइस एक्शन को देखा जाए, क्योंकि ये भी सेम क्राइटेरिया, सेम टाइप ऑफ चार्ट आफ्टर 13 में 26 क्रॉसओवर, अ वेरी स्मूथ रैली यहां से देखा जाए। बार बार वो 1326 को बीच वाला जो जगह है उसको टेस्ट के उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली ये ऊपर की तरफ आया है। नाउ द वेट ऑफ एविडेंस इज कंसर्न, यहाँ पर टेस्ट तो हुआ है, ये एक डबल बॉटम सा कंडीशन बना के किया है। जो सपोर्ट एरिया है वो अभी 255, नीचे का जो सपोर्ट है ये काफी इंटरेस्टिंग है जो कि 200 के आसपास है। जब तक ये प्राइस एक्शन, क्योंकि ये यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट को टेस्ट किया उसके बाद से ये स्टॉक को चलना चालू किया, तो बाई क्लोजिंग 190 ये स्टॉक का मेक और ब्रेक एरिया हो सकता है अगर ये स्टॉक नीचे में आता है। नहीं तो प्राइस एक्शन इज कंसर्न, इस चार्ट को भी मेरे हिसाब से नजर डालना चाहिए। आदर्श वेट ऑफ एविडेंस के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो एमएसीडी का जो स्लोप है जो कि अभी तक चेंज नहीं हुआ, जो एबी कैपिटल में वीकली चार्ट के अंदर चेंजेस हुआ है। तो दैट्स वाई ये स्टॉक के ऊपर थोड़ा ज्यादा नजर करना चाहिए कि नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड इसका मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है एज पर द प्राइस चार्ट इज कंसर्न। बट क्लोजिंग अच्छा हुआ है। एक नीचे का जो शैडो है ये यही बताते हैं कि नीचे में ये स्टॉक 250 से लेके 240 के अंदर इस स्टॉक के अंदर एक डिमांड जोन क्रिएट हो चुका है। अब ये देखना पड़ेगा ये तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है। नेक्स्ट स्टॉक जो है जिंदल स्टील, ये स्टॉक भी सेम सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न, बट इस स्टॉक के अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज हुआ है, अगर ये मंथली चार्ट देखा जाए तो इस स्टॉक जिस हिसाब से प्रोग्रेस हो रहा है, प्रीवियस स्टॉप जो है ये मल्टीपल एरिया के अंदर स्टॉप है जो कि 750 से लेके 800 के बीच में ये खड़ा हुआ है। अब मंथली प्रोग्रेस तो हो रहा है,
लेकिन वीकली चार्ट जिस हिसाब से बाउंस बैक किया है, हालांकि लास्ट फ्राइडे सभी स्टॉक के अंदर जो थोड़ा सा मोमेंटम बना है, इसके अंदर भी मोमेंटम बना है। बट गौर करने का एक ही चीज है, बाउंस बैक का जोन देखिए, वही 1326 का जो बीच वाला जोन है, वहीं पर आके ये रेस्ट लिया, उसके बाद एक पुल बैक आया। वेट ऑफ एविडेंस के हिसाब से इंडिकेटर इज कंसर्न, इसका भी स्लोप अभी तक चेंजेस नहीं हुआ है, तो ये भी अभी तक पॉजिटिव जोन में नहीं किया। दैट्स वाई नेक्स्ट वीक में ये स्टॉक के अंदर क्या मोमेंटम है, क्या हलचल बन रहा है, वो गौर करके देखना चाहिए। तो ये तीनों स्टॉक आप लोग रेडार में डाल सकते हैं। टेक्निकल स्टडीज के लिए ये स्टॉक आप लोग स्टडीज कीजिए घर पे। एबी कैपिटल, इंडियन बैंक एंड जिंदल स्टील, ये तीनों स्टॉक मेरे हिसाब से आप लोग घर पे देखिए, फंडामेंटल चेक कीजिए, और उसके बाद आप लोग कोई अगर डिसीजन लेना है तो डिसीजन ले सकता है। बट मेरे हिसाब से ये स्टॉक ना तो बाई है ना तो सेल रिकमेंडेशन है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो टेक्निकल्स चीज मैं देख रहा हूं, वही टेक्निकल्स आपको देखने के लिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। अब चलिए मेरा हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। दादा थैंक यू, आपने जो तीनों स्टॉक्स के बारे में बताया काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, और अगले हफ्ते में मार्केट भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। दादा आप अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां पे आप अपने जो ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, प्लीज़ बताएं। दादा थैंक यू, आपने जो ब्रेकआउट स्टॉक्स बताए हैं वो हमारे इन्वेस्टर्स को हमेशा से काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि ये सारे ब्रेकआउट स्टॉक्स आगे पीछे कभी ना कभी कुछ ना कुछ अच्छा मूवमेंट देते हैं, जो कि हमारे इन्वेस्टर्स की इन पे निगाह रहती है। दादा आप अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहाँ पे अपना डिस्क्लेमर रहता है। ये दिस इज़ अ कम्प्लीटली एजुकेटिव चैनल, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से ही यहाँ पे हमारे व्यूज़ शेयर करते हैं। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं और जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो हमारा चैनल देखते हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो लेते हैं, वो अपनी सोच समझ के साथ या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद ही कोई आगे का डिसीजन ले। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। दादा थैंक यू सो मच।